कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ तो? क्वेश्चंस कर रहे थे। अच्छा, अजीब अजीब से क्वेश्चन कर रहा है, अजीब अजीब से। देखो, अजीब और गरीब सवाल। गरीब भी थे ये वाले सवाल। गरीब इसलिए थे कि आपको इसके अंदर कोई पैसा नहीं मिला। चलो क्वेश्चन लिखें, लिखिए। लिखो भाई, बातें बंद कर दो और लिख लो। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख लो, B इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में गिवन है आपको। अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग with minus I cap plus 2j cap minus 2 lambda k cap, minus I cap plus 2j cap minus 2 lambda k cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, फुल स्टॉप। फाइंड द वेवलेंथ, सॉरी फाइंड द लैम्डा, वेवलेंथ बोल रहा हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा लिखा है ना आपने माइनस 2 लैम्डा के कैप, तो लैम्डा एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, ठीक है। कर दो। क्या बेसिक कंसेप्ट लग रहा है इसमें, ये तो बताओ। पता नहीं लगा आपको? हाँ, परपेंडिकुलर होती है। अब परपेंडिकुलर होती है तो सोच के देख। ये बात मैं जानता हूँ कि बी हमेशा मैग्नेटिक फोर्स के क्या होती है, उल्टा परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फोर्स के अगर परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन के भी तो परपेंडिकुलर है। अरे फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होती है ना भाई, जिधर एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगाई गई हुई है ना, होगी नेट फोर्स, हाँ या ना। तो अगर Fm जो आपका लग रहा है वो B के परपेंडिकुलर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि B जो है वो आपके A के भी परपेंडिकुलर है। जल्दी बोलो। अब अगर कोई दो चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तूने यही सोचा, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच, समझ में आई बात आपको। अब B वेक्टर कितना दिया है जल्दी से बोल दो। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये तो आपको B दे दी गई। और एक्सेलरेशन वेक्टर बोल दो, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप, ये आपको एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है। इनका डॉट ही तो लेना है। अरे बोलो, इनका डॉट कैसे लेंगे, जल्दी आ, इनका डॉट कैसे लेंगे बेटा? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो ये कितना क्या बोलो, बी डॉट ए को आप लोगों को क्या बेटा जीरो करना है। बी डॉट ए की वैल्यू जीरो करते हुए ध्यान दीजिए, 2 माइनस 1 तो -1 -2, ये -2 और ये कितना -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, -2। आ गया सबको समझ? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो एकदम से चमकता नहीं है, करना क्या है तो ये करना होता है, दीज आर इजी क्वेश्चंस। कुछ भी नहीं करना, वेक्टर लगाना है, a डॉट v इक्वल्स टू 0, ठीक है। आजकल वो किधर है, प्रशांत नजर नहीं आ रहा क्लास में, कोई आइडिया नहीं है कहाँ है वो प्रशांत, किधर है आज? है बेटा, दादी एक्सपायर हो गई, ओहो चलो। भाई क्वेश्चन समझ में भी आया आपको? हैं? बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इस तरह के होते हैं। जब ऐसे बेसिक क्वेश्चन आता है ना तो हमें पता नहीं लगता ये अप्लाई करना है, तो इसलिए किया हुआ होता है तो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एक और, लिखिए। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2i + 3j - k
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इन मैग्नेटिक फील्ड 2i प्लस 3j माइनस k क्या टेस्ला 2i प्लस 3j माइनस k टेस्ला a charged particle of mass 1 gram is moving with a velocity I cap minus 2j cap plus k cap I cap minus 2j cap plus k cap meter per second is moving with a velocity I minus 2j plus k meter per second. Full stop. Find the acceleration of the particle. करिए. फोर्स निकाल लोगे. फोर्स क्या होती है? q v क्रॉस b. वहां से मास से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन v. आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए. क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना. सोच रहे हैं लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं. ये तो आता ही नहीं है, आज तक किया ही नहीं 12वीं कक्षा में. b की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को? 2i प्लस 3j माइनस k. और वेलोसिटी वेक्टर है आपके पास i माइनस 2j प्लस k. यही तो गिवन है. चलो ठीक है. अच्छा, चार्ज की वैल्यू नहीं दे रखी क्या? चार्ज दिया है मैंने? चार्ज नहीं दिया. चार्ज ई मान लो. चार्ज क्या मान लो? E. ठीक है. चार्ज को E मान लेंगे तो भी फिर गंदा सा आंसर आएगा. एक काम करते हैं, 1 मिली कूलम मान लेते हैं. कितना चार्ज ले लेते हैं? 1 मिली कूलम. लिख लो Q इक्वल्स टू 1 मिली कूलम लेना है आपको. ठीक है ना. Q की वैल्यू 1 मिली कूलम है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? Q V क्रॉस B. तो पहले तो V क्रॉस B कैलकुलेट कर लेते हैं. V क्रॉस B करना आता है बेटा सबको? कैसे करते हैं V क्रॉस B? इसको ऐसे जमा लूं I J और K और फिर पहले V लिख दूं बाद में B लिख दूं तो कितना 1 माइनस 2 1. B बोलो 2 3 माइनस 1. सही है. अरे पहले V आएगी ना बाद में B आएगी. दोनों लिख दिए तो V क्रॉस B निकालने के लिए मेहनत कर ली हम लोगों ने. कैसे लिखते हैं बेटा फिर इसको? पहले क्या लिखते हैं? I कैप. जब I कैप लिखते हैं तो I कैप के लिए क्या बेटा? I वालों को भूल जाते हैं, J और K को याद रखते हैं, है ना. तो बोलो माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 माइनस 3 1 जा 3. फिर लिखते हैं माइनस J कैप. इसको भूल जाते हैं. फिर ये 1 माइनस 1 जा माइनस 1 माइनस 2 1 जा 2. फिर लिखते हैं प्लस K कैप. K कैप लिखा तो ये दोनों 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस. सही. माइनस I कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप. ये आया बेटा V क्रॉस B. ये अभी क्या निकाला हम लोगों ने? V क्रॉस B. अब इसमें Q मल्टीप्लाई कर दोगे तो F आ जाएगा. Q मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? F. तो F की वैल्यू कितनी हो गई? Q कितना दिया है? 1 मिली कूलम. मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3. तो 10 की पावर माइनस 3 इंटू माइनस I कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप. तो क्या है बेटा? आपकी फोर्स. आपको क्या निकालना था? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए अपॉन क्या कर दूं इसमें? मास. मास कितना है? मास कितना है? 1 ग्राम. 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर माइनस 3. जल्दी बोलो. क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? तो ये जो लिखा है एक्सेलरेशन. A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस I कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर. आगे बात समझ. सॉल्व करना आना चाहिए बस, इतनी सी बात है. सॉल्व भी करना नहीं आता तो गड़बड़ हो जाए.
लिखाऊं? ये हो गया तो लिखिए, द डायग्राम शोज अ मोमेंटम फिल्टर, द डायग्राम शोज अ मोमेंटम फिल्टर, डायग्राम शोज अ momentum filter to detect a deuteron and an alpha particle, to detect a deuteron and an alpha particle, दोनों को डिटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है? मोमेंटम फिल्टर बनाया गया, टू डिटेक्ट अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, फुल स्टॉप। आगे लिखें, लिख लिया? लिखिए, when a deuteron is projected, when a deuteron is projected with a kinetic energy k, with a kinetic energy k, it gets detected, it gets detected, full stop. Now the magnetic field is doubled, now the magnetic field is doubled and alpha particle is projected. Now the magnetic field is doubled and alpha particle is projected. ठीक है ना? Full stop. Find the kinetic energy of this alpha particle. Find the kinetic energy of this alpha particle so that it also gets detected, so that it also gets detected. ठीक है? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जिससे वो भी क्या हो जाए बेटा? डिटेक्ट हो जाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। यहाँ से हम लोग सोर्स को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना? कोई मान लो v वेलोसिटी से अंदर घुस रहा है ना भाई, तो यहाँ से अगर सोर्स की एंट्री होती है तो यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा हुआ था जहाँ से क्या क्या हो जाता है बेटा? वो बाहर आ जाता है, ठीक है? तो अगर कोई चीज़ डिटेक्ट होनी है तो वो इस वाले गैप के थ्रू हमेशा बाहर आ रहा होगा। जल्दी बोलो, यस और नो? बोल ही नहीं रहे। अगर किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है तो यहाँ जो आपने डिटेक्टर लगा रखा है वो डिटेक्टर कब उसको डिटेक्ट करेगा? जब वो इस वाले गैप के थ्रू बाहर आ रहा होगा। यस और नो? समझ में नहीं आई बात? यहाँ से एंट्री मारी और यहाँ से क्या आ गया? बाहर। क्लियर हो गई बात? अब पहले मैंने इसके अंदर क्या डाला? ड्यूट्रॉन। पहले क्या डाला? तो ड्यूट्रॉन डिटेक्ट हो गया। अब मैंने क्या डाला? पर अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया? डबल कर दिया। अब आपसे पूछा कि उस काइनेटिक एनर्जी, उस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो कि वो भी डिटेक्ट हो जाए। इस तरह का जो सर्किट होता है बेटा, इसको अपन लोग मोमेंटम फिल्टर बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका? मोमेंटम फिल्टर। जैसे तुम लोगों ने वो पढ़ा था, वो याद है तुम्हें? अपन ने कुछ फॉर्मूले लिखे थे आर निकालने के, mv/qb, और क्या लिखा था? p/qb, और क्या लिखा था? √2mke/qb, और एक और लिखा था √2mq∆v/qb। याद है ना? तो उसमें पता है वो जो q∆v वाला जो सर्किट है वो कहाँ पर काम आता है? नहीं, वो काम कहाँ पर आता है? प्रैक्टिकल यूजेज की बात करो। इलेक्ट्रॉन गन सुना है तुमने? कभी नहीं सुना? चलो रहने दो, नहीं सुना होगा तुमने, हल्का फुल्का कुछ आइडिया होगा। रहने दो, कोई बात नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन गन जो होती है ना, उसमें अपन लोग थर्मायनिक एमिशन करते हैं। कौन सा एमिशन होता है? थर्मायनिक। थर्मायनिक एमिशन का मतलब क्या होता है कि बहुत भयंकर हम लोग, अपन लोग बहुत सारी हीट देते हैं, इतनी हीट प्रोवाइड कर देते हैं कि वो हीटिंग से क्या जनरेट होने लग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन गन का यूज यही होता है बेसिकली, एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कराना हो तो वहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन गन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ उस वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं। समझ गए ना? ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, बस बता रहा हूँ। ऐसे ही ये वाला सर्किट क्या है? मोमेंटम फिल्टर। एक सर्किट अलग होता है इलेक्ट्रॉन गन का, पर उससे अपना लेना देना कुछ भी नहीं है। उसमें कॉइल वगैरह लगाते हैं, कॉइल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है? अब यहाँ सोचो, अगर इसको डिटेक्ट होना है तो क्या कंडीशन लगानी चाहिए?
काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन तो ठीक है कि काइनेटिक एनर्जी लगाएं, पर क्या चीज सेम होनी चाहिए जिससे दोनों डिटेक्ट हो जाए? रेडियस। क्या चीज सेम होनी चाहिए? रेडियस सेम होना चाहिए ना भाई। जो यहां से घुस रहा है, क्या उसको यहीं से बाहर आना है? जल्दी बोलो। तो अगर मैं देखूं तो इसके अंदर जाने के बाद में फोर्स किधर लगेगी भाई? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आया अगर, तो v क्रॉस b, तो फोर्स इधर लगेगी ना। v ऊपर है और b का है बेटा बाहर, तो फोर्स इधर लगी। तो ये जो आपके fm की डायरेक्शन थी, इसके कारण इसका सर्कल ये वाला हो गया ना, ये वाला। बोलते ही नहीं हो, मैंने ऐसे बना दिया उस सर्किट को। अभी तक तुम लोग ऐसे बना रहे थे और यूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन डाल के ऐसे घुमा रहे थे, कुछ याद है? मैंने उसी सर्किट को ऐसे बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बना दी। तो तुम्हें डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए ना। तो अगर v ऊपर है और b का है बेटा बाहर, तो फोर्स तो इधर लगी ना। तो ये आपका बेसिकली सर्कल का सेंटर है। अब ये अगर आपके सर्कल का सेंटर है तो ये उसका रेडियस होगा। जल्दी बोल। और इस r की वैल्यू क्या होती है? अब काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। क्या होता है बोलो? r इक्वल्स टू अंडर रूट 2mke/qb। कुछ याद ही नहीं आ रहा सर, याद है फॉर्मूला? तो इस फॉर्मूले में एक बार किसके लिए लिखेंगे? ड्यूट्रॉन के लिए, और दूसरी बार अल्फा के लिए। और दोनों के आर क्या होने चाहिए? सेम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अल्फा भी डिटेक्ट हो जाए। समझ में आ गया? केस कंडीशन क्या की है मैंने? मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया है। तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि आर ऑफ ड्यूट्रॉन, आर फॉर ड्यूट्रॉन शुड बी इक्वल टू आर फॉर अल्फा। बोलो सही है? अल्फा का मास पता है? अल्फा का चार्ज पता है? 2e। क्या बेटा ये वैल्यूज पुट कर दूं? तो बोलो क्या क्या आ जाएगा? ड्यूट्रॉन के लिए लिखा हो अंडर रूट 2m। m की वैल्यू क्या होती है ड्यूट्रॉन की? 2m। तो 2 इंटू 2m कर दूं? वेरी गुड। इंटू k की वैल्यू k है, अपॉन q इंटू b। अच्छा q कितना होता है ड्यूट्रॉन का? 2ei। बस मास डबल होता है। सिर्फ क्या डबल होता है? पिछली क्लास में भी बताया था क्या? और इधर क्या आ गया? अंडर रूट 2 इंटू मास हो गया कितना बेटा? काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय ई। बोलो बी, बोलो 2b। क्वेश्चन में बोला ना कि मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दी, नहीं आया समझ? अब आ गया सबको? कुछ कट रहा है क्या? कैसे नहीं कट रहा? ई बी और कुछ देखो। ले भाई, √2 से √2 भी काट दिया, m से m भी काट दिया, और कुछ? ये 2 दूनी 4, और ऊपर कितना बचा? √2। अबे ढंग से करो, सॉल्व करने के निकालने तो उसका स्क्वायर आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर भी तो करोगे, तो कितना लिखोगे? √2। बेटा नीचे भी तो 4 है। हवा में मत करो, कलम चला लो। हवा में तो तुम वैसे ही बहुत सारी चीजें सही करते हो, पता है मुझे। हवाई तुरुत्तु। तो कितना हो जाएगा? 2√2 हो गया है ना। 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और 4, मतलब कि 2 2 4 का ही तो स्क्वायर आ गया, तो 8 के आ जाएगा। हाँ, तो के अल्फा कितनी आ जाएगी यहाँ से? 8 के। आ गया बच्चों समझ में? अरे 2√2 आता नहीं दिखा क्या? देखिए 4 का भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 2 से 1 2 यहाँ काट दिया मैंने, तो क्या बचा? 2√2। क्या बचेगा? 2√2। स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 8 के। 2√2 का स्क्वायर करना तो आता है ना तुम्हें? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करें। लिखो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B equals to minus B naught K cap exists everywhere. A uniform magnetic field B equals to minus B naught K cap exists everywhere within two parallel boundaries passing through x equals to A and x equals to B. A uniform magnetic field B equals to minus B naught K cap exists everywhere within two parallel boundaries passing through x equals to A and x equals to B parallel to y-axis. ठीक है, full stop. Parallel to y-axis, full stop. If a charge q comma m is projected from the origin, along the x-axis, then find the maximum velocity of this charged particle. Find the maximum velocity of this charged particle so that it returns to the region x less than a, ऐसे, so that it returns to the region x less than a. इस रीजन में उसे लौटा के लाना है. अब पहले तो डायग्राम बनाओ, कैसा बनेगा, क्वेश्चन को पढ़ के अपने आप डायग्राम बनाओ. देखो अपने आप बनाइए. बी आपको दे रखी है माइनस बी नॉट के कैप, प्लेन्स दिए हुए हैं x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी के ऊपर जो y के पैरेलल हैं, और ओरिजिन अलग से दिया हुआ है. तो डायग्राम बनाओ पढ़ के डायग्राम बनाइए. सबसे पहला काम ये करना है. बेंच पे डायग्राम मत बनाओ, कॉपी में बनाओ. फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द डायग्राम. चलो डायग्राम बनाने में मैं हेल्प कर देता हूं. भैया एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये मान लो x इक्वल्स टू ए है, ये मान लिया x इक्वल्स टू बी है. तो यहाँ ये प्लेन बने हुए हैं y के पैरेलल, सब तो दिया हुआ है क्वेश्चन में. और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड a से b के बीच में. आपको क्या करना है, ओरिजिन से एक पार्टिकल को फेंका गया है. अब ये पार्टिकल जो है यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर पहुँचने के बाद में क्या करेगा, सर्कल मारेगा यूं. तो आपको इसकी वो मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है जिससे ये वापस लौट के इस वाले रीजन में आ जाए. ये रीजन x लेस देन a वाला है ना, इसमें लौट के वापस आ जाए. करो, इसकी वेलोसिटी क्या हो. इसके r की वैल्यू क्या होनी चाहिए है बेटा, रेडियस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए बी से कम, बी माइनस ए से कम या उसके जस्ट बराबर. ऐसे सोचो, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोचो. सोच के देखो इसके आर की वैल्यू क्या होगी. भाई रेडियस ये है ना, ये क्या है बेटा बी, और ये क्या है यहाँ पे ए. तो जब ये ओरिजिन से आप लोगों ने फेंका और यहाँ से इसने एंट्री मारी, तो इसे पलटी मार के क्या बेटा यहाँ से लौट के वापस आना है. अब इसका रेडियस मैक्सिमम कितना हो सकता है,
क्या बेटा b माइनस ए, इससे बड़ा हो गया तो बाहर ही निकल जाएगा। तो ये जो लेंथ है ना बेटा b माइनस ए, इससे बड़ा रेडियस नहीं होना चाहिए, पर इसके बराबर भी तो हो सकता है। तो इसीलिए कंडीशन क्या लगाई आपने, r शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, b माइनस ए। अब r की वैल्यू आपको लिखनी आती है, r क्या होगा, r क्या होगा, mv अपॉन qb। आपको क्या निकालनी है, v, आपको क्या निकालनी है, तो बोलो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, r लिख दो, mv नॉट अपॉन qb शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, b माइनस ए। आपको तो v नॉट निकालनी है ना, तो v नॉट शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, qb अपॉन m टाइम्स b माइनस ए। आंसर या तो वेलोसिटी इतनी हो या इसके कम हो, इससे कम या इतनी वेलोसिटी पर अपना काम चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना, दे आर वेरी इजी, पर क्या है ना, वो कंडीशन बनानी होती है बस। अब कई बार क्वेश्चन डायग्राम ही नहीं बन रहा तो क्या करें, ये पोर्शन है आपका x लेस देन ए वाला, इसमें रिटर्न मारना है आपको। रिटर्न कब मार सकते हो, जब आपका रेडियस क्या होगा, b माइनस ए से कम या उसके बराबर। जस्ट बराबर वाला केस मैंने देख बना रखा है यहाँ को, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर ही निकल गया तो लौटेगा। लिखिए बच्चों एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक जनरल केस डिस्कस करना है हम लोगों को। अभी तक अपन लोग जितने भी क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, इन सब क्वेश्चंस की क्या खास बात है, वेलोसिटी और b के बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री। पर अगर कुछ एंगल ले लूँ तो वो तो आपने कराया ही नहीं सर एक भी क्वेश्चन। अरे सोचो ना, अगर बीवी के बीच में कुछ एंगल आ जाएगा तो गड़बड़ होगी ना फिर जीवन में। अब वो गड़बड़ को कैसे मैनेज करना है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, तो एक अपन लोग केस बना लेते हैं, नॉर्मल केस, एक जनरल केस के नाम से। और इन दिस जनरल केस व्हाट वी विल डिस्कस इज कि B जो है, B एंड V आर एट सम एंगल। ठीक है, अदर देन 90 डिग्री। B और V आपस में ना परपेंडिकुलर है, ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है। पैरेलल एंटी पैरेलल तो सीन ही नहीं है, समझ गए ना। 90 डिग्री के एंगल अब नहीं बना रहे, मतलब दे आर नॉट परपेंडिकुलर वाला केस है। B एंड V आर एट सम एंगल। अब देख, अगर मैं इसमें इधर को मैग्नेटिक फील्ड बना लूँ, इधर को क्या बना लूँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ये वैसा ही है क्या जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे, है ना, पर उससे बहुत अलग है। उसमें अगर मैं यहाँ पर Q रख के छोड़ता था तो वो सीधे आगे भाग जाता था और उसका एक्सेलरेशन होता था QE/m। कुछ याद है? सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है बेटा, तो अपने को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मान ले यहाँ पे कोई पार्टिकल था और उसको मैंने वेलोसिटी दे दी यहाँ पे, मान लो कितनी, v एट सम एंगल थीटा, आपस में आते बंद। कितनी वेलोसिटी दे दी मैंने, v, और पार्टिकल क्या था, Q,m, चार्ज पार्टिकल था हमेशा की तरह, उसको वेलोसिटी v दे दी। तो बोलो इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आपको ये वाला नजर आ रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, v cos थीटा। एक कंपोनेंट आपको ये नजर आएगा, ये कितना है बेटा, v sin थीटा। अब वापस से देखो, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जबरदस्ती आप लोगों को सर्कल करा रहा है, और वो कंपोनेंट कौन सा है, cos थीटा या sin थीटा, cos या sin, sin वाला कंपोनेंट b के परपेंडिकुलर है, sin वाला कंपोनेंट b के क्या है, परपेंडिकुलर। अब ध्यान दे, v क्रॉस b लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, पर v cos थीटा b की ही डायरेक्शन में है, मतलब ये आप में कोई डेविएशन नहीं लाएगा। तो v cos थीटा तो बस आपको आगे बढ़ाएगा, v cos थीटा सिर्फ क्या काम करेगा, आगे बढ़ाएगा। पर ये v sin थीटा क्या करेगा, सर्कल करेगा। तो झूला झूलाने के लिए आया बेटा v sin थीटा, और आगे बढ़ाने को कौन आया, v cos थीटा। v cos थीटा अगर इधर था और बेटा b उधर थी, तो ध्यान दे, v cos थीटा क्रॉस b उधर है ना, तो क्या फोर्स लगी अंदर, तो असली में तेरा सर्कल कैसा होने वाला है, ये वाला अंदर वाला सर्कल कैसा होगा, अंदर वाला। छोटू तेरे को समझ में आ रहा है, आज पीछे क्यों बैठा है बेटा, तो आगे आजा, इतनी पीछे क्यों बैठ गया, 5:30 आए तो पीछे बैठेगा, ये कौन सा लॉजिक है जब बेंच खाली है तो।
ये लॉजिक है कोई? कितना बढ़िया लॉजिक दिया तूने, है ना? सर बस में और कोई था नहीं तो मैं सीट कैसे बदलता? मैं तो उसी सीट पे बैठूंगा जिस पे मेरे को कील चुभ रही थी। ये चुटकुला है, पता है तुम्हें? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। एक बार क्या होता है ना, एक बस होती है, बस में है ना एक सीट होती है, उस पर क्या कील निकली हुई होती है, और एक आदमी जाके उस पर बैठ जाता है ना? बस पूरी खाली होती है पर तो भी वो वहीं बैठता है। अब वो कील बस चलती है तो वो कील जो है वो उसके बार बार लगती है, बेचारे का हाथ जो है वो छलनी हो जाता है, कई छेद हो जाते हैं उसके हाथ में। तो वो कंडक्टर आके पूछता है कि भाई साहब क्या कर रहे हो, दूसरी सीट पर बैठ जाओ, है ना? तो बोलते हैं नहीं भाई साहब मैं नहीं बैठूंगा। कि क्यों नहीं बैठ रहे? कि मैं सीट किससे बदलूं, कोई दूसरा तो बैठा ही नहीं है। ये वैसी बात की है तूने आज? इतनी सीरियस पढ़ाई में कैसी बातें कर रहे हो सर? एक तो वैसे ही समझ नहीं आ रहा मैग्नेटिज्म में चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है क्या इजी है मैग्नेटिज्म, है ना? अभी रुक जाओ। तो बेटा V इधर और B उधर, तो फोर्स यहाँ लगी तो ऐसे ऐसे घूम रहे थे अंदर की तरफ, है कि नहीं? और V cos थीटा क्या कर रहा है? आगे चला रहा है। तो असली में पता है क्या हो रहा है? जूम 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 आगे बढ़ रहा है। ऐसी पाथ को हम स्पाइरल पाथ या हेलिकल पाथ कहते हैं। कैसी बात बोलते हैं? हेलिकल। स्पाइरल कहना तो गलत होगा, हेलिकल कहेंगे। स्पाइरल में तो क्या होता है ना बेटा, अपन लोग स्पाइरल तो ऐसी होती है, इसको अपन स्पाइरल बोलते हैं। हेलिकल कैसी होती है? जैसे तुम लोगों ने अगर कभी, अबे डीएनए की बातें मत कर मुझसे। डीएनए शेप मुझे क्या पता डीएनए कैसा होता है? मैंने तो बस ऐसे ऐसे बने हुए देखा है, कुछ कुछ ऐसे। ये होता है डीएनए, ये क्रोमोसोम है। अच्छा, तो ये होता होगा डीएनए। ये ऐसे होता है। चलो तुम रहने दो, फिजिक्स पे आ जाओ। फालतू की बात। डीएनए समझ में आ गया कैसे जा रहा है? तो ये हेलिकल पाथ ले रहा है बेटा। कैसी बात ले रहा है? कुछ इस तरह से V cos थीटा इसको आगे बढ़ा रहा है और V sin थीटा इसको घुमा रहा है। तो इसकी पाथ की फील आ रही है, ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। 100% समझ में आया? किसने घुमाया? V sin थीटा ने। तो जो रेडियस डिफाइन होगा बेटा इसका, क्या वो जो रेडियस है वो भी V sin थीटा ही डिसाइड करेगा? मतलब R की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? mv अपॉन qb। तो v में किसकी वैल्यू आएगी? v sin थीटा अपॉन। तो जितने भी फॉर्मूले थे ना जिसके अंदर बेटा v आ रहा था, सब जगह v की जगह क्या आ जाएगा? v sin थीटा। ऑल्दो हम लोगों को याद इसको v sin थीटा से नहीं करना, आपको इसको याद कैसे करना है? mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। आप लोग कैसे याद करेंगे इसे? mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, क्योंकि थीटा यहाँ से ना लेके यहाँ से ले लिया, और तुमने तो भी अगर साइन थीटा लिख लिया, क्योंकि तुम तो रट लेते हो, तुमने तो भी अगर क्या ले लिया? साइन थीटा, तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? तो आप लोग तो परपेंडिकुलर याद रखो। अच्छा, परपेंडिकुलर किससे सर ये भी तो बताओ? बी से। किससे परपेंडिकुलर? तो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर आ रहा हो? बी के परपेंडिकुलर आ रहा हो, वही कंपोनेंट आपको लेना है। यहाँ कौन सा था? वो V sin थीटा, वो परपेंडिकुलर आया, हमने ले लिया। क्या कुछ समझ भी आया? इसका रेडियस ये है, समझ गए ना? ये सर्कल है ना बेटा, तो ये इसका रेडियस रहा होगा। कुछ फील आ रही है? अच्छा अब सुन, ये जो बेटा दो आप लोग स्पाइरल्स देख रहे हैं, दो आगे आगे जो हीलिक्स चल रही हैं, तो इस हेलिकल पाथ में ये वाला जो गैप देख रहे हैं आप लोग, इस वाले गैप को हम लोगों ने नाम दे रखा है पिच। क्या नाम दे रखा है? पिच। ये जो पिच है P इज डिफाइंड एज व्हाट? पिच। असली में दो हीलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पिच बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? दो हीलिक्स जो बन रहे हैं ना, दो गोले, एक गोला इधर बना एक गोला इधर बना, तो दो गोलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? पिच कहलाती है। अब ये जो पिच है, इस पिच की वैल्यू कैसे आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ही बढ़िया। डिस्टेंस तो निकालनी है और तू बोल रहे डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी v cos थीटा, और डिस्टेंस कितना हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, टाइम किससे निकालेगा? टाइम तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेगा ना। टाइम क्या होता था? 2 पाई m अपॉन
क्यूबी, कुछ याद नहीं है, टाइम पीरियड निकाला था ना, टाइम कितना निकाला था याद कर, हैं 2πm अपॉन क्यूबी, याद है बेटा। तो अगर मान ले टाइम की वैल्यू 2πm अपॉन क्यूबी है, जो एक सर्कल पूरा करने में लगती है कि नहीं, एक पूरा गोला काटने में लगने वाला टाइम क्या यही है। तो अगर इतना टाइम लग रहा है तो पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, vt, पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ये वाली और टाइम ये वाला। तो वेलोसिटी कितनी थी, v cos थीटा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पिच, p इक्वल्स टू व्हाट, 2πm अपॉन क्यूबी इंटू v cos थीटा। भाई यहाँ के हिसाब से तो v cos थीटा, और जनरल केस में क्या v पैरेलल लिख दूं, जनरल केस में क्या लिख दूं, v पैरेलल। तो p की वैल्यू जो हम याद करेंगे वो कैसे करेंगे, 2πm अपॉन क्यूबी मल्टीप्लाइड बाय v पैरेलल। कुछ समझ में आया? अरे बोल भाई, ये हो गई पिच, ये क्या हो गई, ऐसी पाथ को क्या नाम दिया बेटा, हीलिक्स या हेलिकल पाथ। समझ ही नहीं आया? अरे बोलो ना भाई, तो नोट करो ना, देख क्या रहे, हेलिकल पाथ अलग सा कुछ हो रहा होता है। ये एक जनरल केस हो गया जब एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं था। क्वेश्चन लिखो, ओके। तेरे को किसने बताया हैं? मैंने, अच्छा वो, हाँ मैंने थोड़ी डाला था, वो किसी और ने डाला था, मैंने तो शेयर किया था। हाँ वो तो 4 साल पुराना एक बालक है अपना, बालक ही तो है, तो बालक को बालक नहीं बोलूं, क्या बोलूं, बालिका, और तुम्हें क्या बोलूंगा, बालिके। पढ़ता है वो, IIT बॉम्बे में पढ़ता है वो, तो उसका मैसेज आया था, उससे बात कर रहा था, सर मास्टर बनना है, तो मैंने बोला आ जा। जोरदार लोग थे, 4 साल नहीं तो बल्कि 5 साल पुराना है। उनका बैच बहुत अच्छा था, मजे करते थे वो लोग और पढ़ाई भी पूरी करते थे। अब देख मजे मजे में IIT बॉम्बे पहुंच गया। तो इसलिए मजे का भी एक लेवल होता है, वो बहुत उच्च दर्जे के मजे करते थे, है ना, जैसे तुम लोग करते हो ना, बहुत निम्न दर्जे के मजे करते हो। इसको छेड़ दो, उसको छेड़ दो, ये और वो दुनिया भर की चीजें, उच्च लेवल के मजे किया करो। तुम तुच्छ लेवल के मजे करते हो। ले चलो, बहुत ही खराब जोक मारते हुए लिखो क्वेश्चन। मैं लिखवाऊं? हाँ मैं ही तो लिखवाऊंगा, लिखिए। क्या क्वेश्चन दो यार तुम लोग। देखो, इफ एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग, if an alpha particle is moving with a velocity 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, if an alpha particle is moving with a velocity 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 degree with the x-axis in a region of magnitude relative flow. If an alpha particle is moving with a velocity 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 degree with the x-axis, at an angle 60 degree with the x-axis in a region where magnetic field at an angle 60 degree with the x-axis in a region where magnetic field equals to 2 Tesla, in a region where magnetic field equals to 2 Tesla exists parallel to the y-axis, exists parallel to the y-axis, then find the radius of this path. Then find the radius of this path. Find the radius of this path. करो। हाँ बेटा, क्या हुआ? दक्ष बेटा,
बाहर से था कोई? क्या बोल रही है? इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है, क्या कर रहे हैं यार? अरे मानेगा नहीं कि तेरे को गलत याद है। नहीं आया समझ? कितना आया? हाँ तो काट पीट तो खुद ही से मचानी पड़ती है बेटा। चलो यहाँ देखो, किसी का आया कुछ तो बता दो। आपस में नहीं, अपना अपना सॉल्व करो। पीछे क्या उसको पेन दिखा रहे हैं, अपना सॉल्व करो। मास किसका? अभी तो लिखवाया मैंने, 4m होता है यार, तुम भी कैसी बातें करते हो। m की वैल्यू डाल दे 1.67 × 10⁻⁻27। तुम्हें पता नहीं है क्या ये सब? केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मास कितना होता है? 5 × 10⁻⁻4। 4 बेटा, कैसी बातें कर रही है? हाँ यही आएगा, 0.5 मिलीमीटर। 5 × 10⁻⁻4 इज राइट। भाई देखिए बच्चों, यहाँ देखो ऐसे फेंका है ना, और एंगल कितना बना रहे हो? 60 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ एग्जिस्ट कर रही है, तो आप ही लोग सोचो कि पहले तो सर्कल कैसा बनाएगा ये? कैसी हीलिक्स बन रही होगी? ऊपर जाती हुई, नीचे जाती हुई, आगे जाती हुई, पीछे जाती हुई, ऐसी। एक मिनट, पहले तो इस v के कंपोनेंट कर देता हूँ बेटा, ध्यान दो। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, बोलो है। ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा? v cos 60, और ये वाला कौन सा है? v sin 60 काम का या cos 60? cos या sin? b के परपेंडिकुलर वाला आपको झूला झूलाता है, यस। तो v cos 60 इधर और b ऊपर। ऐसे क्यों? ऐसे न, ऐसे मत बोल बेटा, ऐसे बोल। दोनों बातें अलग है। फोर्स बाहर है ना, V क्रॉस B, तो फोर्स बाहर है, तो ऐसे आएगा। तो अपनी कॉपी में भी ऐसे ही बना। अब कॉपी में करके देख। तो आपका ये जो हीलिक्स जा रही है ना बेटा, वो ऐसी जा रही है। देखो FM कहाँ लगा? बाहर की तरफ। FM की डायरेक्शन किधर है? बाहर। V क्रॉस B बाहर, तो ये ऐसा है, ऐसी हीलिक्स है। ऐसी हीलिक्स नहीं है ये ऐसी हीलिक्स। हाँ समझ गया ना कैसी है? हाँ, तो ये इस तरह की है। मतलब वो बाहर की तरफ है ना, इसलिए मैंने ऐसे बनाई है। तो डरना मत, ऐसे डालिए। आगे क्यों जाना पड़ रहा है? sin 60 के कारण। और चूल्हा कौन जला रहा है? v cos 60। तो बोल इस बार क्या आ जाएगा आंसर? r की वैल्यू निकालनी है ना तुम्हें, तो mv परपेंडिकुलर कौन है? cos या sin? cos है, तो mv cos 60 अपॉन qb। तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी रहती है ना, मैंने इसीलिए क्वेश्चन करा दिया। अच्छा, आपसे कोई पाथ ऐसे पूछेगा नहीं कि कैसे बन के जा रहा है, आपसे तो सिर्फ रेडियस ही पूछा है ना। वो तो डायग्राम मैंने बना दिया जिससे तुमको चीजें जो है वो दिखने लगे कि कौन कैसे जा रहा है। अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसकी के हीलिक्स कैसी बन रही है उसकी ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें फील आनी चाहिए कि यहाँ से यूं घूम रहा है। ये बात तो क्लियर है? तो mv cos 60 अपॉन qb कितना आ गया? मास बोलो सबसे पहले। 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 इंटू v कितनी है? 10⁵ cos 60 1/2 डिवाइडेड बाय q कितना है? 2e 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 और b कितनी है? 2। सॉल्व कर लो। कैन यू सॉल्व? कर लोगे? कितना बता रहे हैं आप लोग? 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर, ये आपका आंसर आया कुछ समझ में सब लोगों को? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन।
बहुत ध्यान से करना है, थोड़ा सा टफ है ना। लिखो B की वैल्यू है बेटा B नॉट आई कैप, B इक्वल्स टू B नॉट आई कैप, ठीक है। V इक्वल्स टू वेलोसिटी भी गिवन है आपको, B इज B नॉट आई कैप और V की वैल्यू 3i कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4k कैप, ध्यान से करना है ना, फुल स्टॉप। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द हीलिक्स, करो जरा। वैसे इसमें मैं चाहूँ अगर आप लोगों से तो कोऑर्डिनेट्स भी पूछ सकता हूँ, एक्स वाई जेड। पहले तो डायग्राम बनाने की प्रोसेसिंग करो अपने दिमाग में। आपका प्रोसेसर जो है वो बहुत धीरे चलता है, उसकी स्पीड बढ़ाइए। देखो कुछ घुमाने उमाने से कुछ काम हो रहा है क्या? बी एक्स एक्सिस में दे रखी है ना, ये जेड है ये बी है, इसको यूं घुमा ले तो तेरे को बी जो है ना वो अंदर दिखने लग जाएगी। फिर देखो जादू किधर हो रहा है, जादू मतलब हीलिक्स कहाँ बन रही है। भाई ये तो जेड है, ये एक्स है और ये वाई है, आपकी बी किधर है? एक्स में, एक्स में है ना बी, तो एक काम करो ना, ऐसे रोटेट कर लो तो बी आपको अंदर दिखने लगेगी। अब देखो कि जादू किधर कर चल रहा है। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी गिवन है? 3i कैप प्लस 4k कैप, ये अपने आप में एक जादू है। और बी कितनी है? b नॉट आई कैप 4k कैप, इस पे ध्यान दे, 4k कैप, दोनों पे ध्यान दे, इस पे भी और इस पे भी। आई कैप वाली तो एक्स में ही है और तेरी बी भी कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स में, तो ये तो कुछ नहीं करेगा। झूला कौन झूला है? 4k कैप झूला झूला है। समझ रहे हो ना? तो हीलिक्स किधर बन रही है सोचो, हीलिक्स किधर बन रही है सोचो, ऊपर। ये ले, अब देख मैंने बी अंदर कर दी, नजर आ गई तेरे को? वेलोसिटी देख 3i प्लस 4k, आगे इधर x की तरफ, अंदर की तरफ है ना। हाँ बिल्कुल सही। सोचो सोचो कैसा बन रहा है, खुद से बनाओ। वेलोसिटी देख x और k, k किधर है? इधर, और x किधर है? अंदर। 3 तो कुछ नहीं करा रहा, करा तो ये रहा, क्योंकि 3 तो x की डायरेक्शन में है, तो 3 थोड़ी ना झूला झूलाएगा, 3 तो हीलिक्स बनवाएगा। झूला कौन झूलाएगा? k, 4k वाला, क्योंकि वो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है उससे परपेंडिकुलर है। अब सोचो किधर बनेगा? अंदर बनेगा, क्योंकि आई कैप तो आगे बढ़ा रहे हैं और जेड क्या कर रहा है? उसको झूला झूला रहा है। बनाओ कैसा है? मैंने तो आर पूछा है आपसे, क्वेश्चन मेरा आसान है। क्वेश्चन मेरा क्या है? आर निकालना है। ये सब करना नहीं है इसमें, क्या कर रहे हो? बस इतना सोचना है। मैं तो ऐसे ही बनवा रहा हूँ तुम्हें, जिससे तुम्हें कुछ याद है पुराना। आर की वैल्यू क्या होगी? mv अपॉन qb, और v कौन सा? परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला कौन सा है? 3 या 4? 4। बात खत्म। तो आंसर कितना हो गया? 4m अपॉन ये रहा आंसर। आंसर तो यही है। आंसर निकालने में देर थोड़ी ना लगती है, और मैं तो प्रोसेसिंग करवाने की कोशिश कर रहा था तुमसे। तुम्हारा जो CPU यूजेज है उसको बढ़ाओ बेटा। डेंगू के मच्छर, अरे ये जो Q, M छोड़ा है ओरिजिन से और किसके?
एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, चलो सबसे आसान 3t। अरे एक्स में तो बस वेलोसिटी तो है, एक्स में वेलोसिटी कितनी है 3, टाइम कितना है 3t, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा 3t। t के टर्म्स में ही तो लिखता है। वाई कोऑर्डिनेट अंदर की तरफ है, इसमें कैसे घूम रहा है ये, ऐसे। यहां अगर इसका सेंटर है तो ये क्या हो गया तेरा ओमेगा टी। सॉल्व कर ले। तो वाई एक्सिस में दिक्कत आएगी और तो किसी में नहीं है, ये वाली दिक्कत आएगी बस। ये कितना हो जाएगा r माइनस आर कॉस थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा, और z में तो सीधा ही आ जाएगा। कर लो भैया, r है या r कॉस थीटा है, तो ये कितना बचा r माइनस आर कॉस थीटा, और z में सीधे क्या आ जाएगा साइन थीटा। हाँ तो लिख लो y और z लिख के दिखाओ जल्दी से। r माइनस आर कॉस थीटा, थीटा का मतलब ओमेगा टी, और z कितना आ जाएगा बोलो r साइन ओमेगा टी। खत्म। नहीं समझ में आया? अरे बोलो भाई, ये वैसे ही लिखे गए हैं जैसे पहले लिखे थे। तो z तो सीधे ही आ गया r साइन ओमेगा टी इधर, पर y निकालने के लिए मेरे को ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ी। ये कितनी आएगी r माइनस आर कॉस ओमेगा टी। समझ में आता है ना? ये पहले भी कर चुके हैं अपन लोग। और ये सीधे कितनी है बेटा r साइन ओमेगा, ये z, और x में कितना 3t, x में कितना, तो असली में ऐसे जा रहा है। दिख गया आपको? हैरी पॉटर देखिए, वैसा ही है ना? जादू वाला सवाल है, समझ में नहीं आया? अगला करते हैं। सर इतनी जल्दी सर सराहने लगे? यस सर, ऐसे मत सर सराया करो बेटा, है ना? थोड़ा सा तो इंतजार किया करो। चलो हेडिंग डालते हैं सब लोग, नई नई हेडिंग। मैग्नेटिज्म को और इजी करने के लिए दुनिया में कुछ साइंटिस्ट लोग थे जो इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त रूप से काम कर रहे थे। इस साइंटिस्ट का आप लोग हालांकि नाम तो पहले सुन चुके हो, नहीं बेटा? लॉरेंट नहीं, लॉरेंस। मैंने बताया था ना QV क्रॉस B भी किसने दिया था? लॉरेंट्स नहीं दिया था। पर अब क्या हुआ ना, अब देखो चार्ज है, मूविंग चार्ज है, अब चार्ज के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसिडर करेंगे। अब अकेली मैग्नेटिक फील्ड की हमें बात नहीं करनी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई। डर मत बेटा, डर गई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ। हाँ दोनों एक साथ, पर उससे क्वेश्चन और आसान होने वाले हैं। डर मत, है ना? ऐसे डर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी तो क्या बेटा QE भी आ जाएगी। कौन आ जाएगी? QE। अपन लोग तो फोर्स की बात करते हैं ना, तो व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्स, तो फोर्स में QE आ गई, और QV क्रॉस भी तो है ही से। तो अब आपके पास जो मूविंग चार्ज है वहां पर QE भी लेनी है, और क्या लेना है QV क्रॉस भी। दोनों लेंगे तो आप नेट फोर्स लिख पाएंगे। दोनों लेंगे तो क्या लिख पाएंगे? नेट फोर्स। तो इसमें सबसे पहले लिखो सब लोग, लिखिए इफ बोथ electric and magnetic field, if both electric and magnetic field are present, if both okay, if both electric fields and magnetic fields are present, ये सही है? If both electric field and magnetic field are present in a region, then the force acting on a charge, particle
will be the vector sum. Will be the vector sum of both electric and magnetic fields, of both electric and magnetic forces. Will be the vector sum of both electric and magnetic force. Of both electric and magnetic force. Full stop. This is called Lorentz force. This is called Lorentz force. And how do we write the Lorentz force? F total. Look at the board, everyone. Look at the board. How do we write the Lorentz force? We write Ft. We write what? Ft as the sum of the electric field's force and the sum of the magnetic field's force. This expression is your Lorentz force. फॉरेन के प्रोफेसर होते हैं ऐसे ही तो बोलते हैं, This expression is your Lorentz force. Bus. Look at the boat. F टोटल है ना, देख लो बेटा, इधर देख लो. QE प्लस क्यू वी क्रॉस बी, QE प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दोनों ऐड हो गए, ये और ये दोनों मिलके ये बन गए. इस फोर्स को क्या नाम दिया अपन ने? लॉरेंट्ज फोर्स. लॉरेंट्ज नहीं है, लॉरेंट्ज है. लॉरेंट्ज फ्रॉम द एपिग्लोटिस. ज थोड़ी एपिग्लोटिस से आता है. एपिग्लोटिस से क्या आता है बेटा? ठीक है. अब इस फोर्स की एक खास बात होती है बेटा, सुनो. इसकी सबसे बड़ी खास बात पता है क्या आती है? देख, Fe और Fm जो है ना, ये दोनों फ्रेम डिपेंडेंट होती हैं. कैसी होती हैं ये दोनों? पर इनका जो नेट होता है ना, वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता. इनका नेट क्या है? लॉरेंट्ज फोर्स. अरे इनका नेट क्या है? दोनों जब जुड़ जाती हैं तो ये फ्रेम डिपेंडेंट नहीं रहती, पर इंडिविजुअली दोनों कैसी होती हैं? फ्रेम डिपेंडेंट होती हैं. ये वाली बात क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन लोग देखते हैं तो ध्यान दें, हुआ क्या असली में कि लेट्स अज्यूम के कोई वायर था और वो वायर क्या ले जा रहा था बेटा? करंट कैरिंग वायर था. कैसा वायर था वो? करंट कैरिंग वायर था. अभी जो करंट कैरिंग वायर था, मान ले आई करंट ले जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, एंड लेट्स से कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ, ठीक है ना. इस चार्ज को अगर मैं कोई ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दूंगा तो ये कहाँ मुड़ेगा? उधर मुड़ेगा. ऐसे नहीं बेटा, पहले बी की डायरेक्शन निकालो, इसके कारण किधर आएगी? पहले बोल बी किधर आएगा? बाहर. अरे करंट नीचे है ना, करंट ऊपर होता तो अंदर आ जाता. अब करंट नीचे है और पॉइंट इधर है तो बाहर आएगा. तो ये आपके बी की डायरेक्शन कहाँ गई बेटा? इधर को बाहर. यार तुम्हें समझ ही नहीं आया, बी की डायरेक्शन कहाँ गई? बी अगर आपका बाहर आ गया तो बोलिए कहाँ मुड़ेगा? वी क्रॉस बी. क्या करते हैं हम लोग? वी ऊपर है बेटा, बी बाहर है, इधर आया ना, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आपका ऐसे मुड़ जाएगा. बोलो सही है क्या? बहुत ही बढ़िया. अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया इसके अंदर? थोड़ा सा जादू किया. जादू क्या किया? कुछ भी नहीं किया. क्या हुआ? जादू क्या किया? अपन ने एक लिफ्ट बनाई. क्या बनाई बेटा? और लिफ्ट के अंदर अपन ने ना एक आदमी को बिठा दिया. जादू बिठा दिया. और इस लिफ्ट को भी v वेलोसिटी से चला दिया. अरे जल्दी बोल, इस लिफ्ट को भी कितने से चला दिया? v वेलोसिटी से. तो एक चीज बता, इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी तो जीरो है ना. लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है? और सिर्फ मूविंग चार्जेस ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. भाई इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कब आएगा? एक चीज लिख, ये डायग्राम बना और लिख जो मैं बता रहा हूँ. ये नोट कर लिया? ये नोट किया ना? ये डायग्राम बना और लिखवाता हूँ मैं तेरे को. लिख, तेरे को अपने आप आएगा.
मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं क्यों मेहनत करूं जब तुम लोग कर सकते हो तो। समझाऊं? अरे अब समझाऊं? अच्छा दोबारा ध्यान दो। आदमी की वेलोसिटी v, चार्ज की वेलोसिटी, तो आदमी इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स देखेगा, यस और नो? तुम तो ये बताओ क्यों? उसके हिसाब से तो रेस पे है, तो क्यू वी क्रॉस बी क्या हो गया? जीरो। आदमी के लिए इस पे क्यू वी क्रॉस बी लग रहा है क्या? यस और नो? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि v जीरो है ना, दोनों की वेलोसिटी v और बराबर है। तो रिलेटिव मोशन अगर हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं, दोनों ही v से जा रहे थे। तो आदमी के लिए अगर मैं लिखूं, इसका क्या नाम था बेटा? आदमी। आदमी का क्या नाम था? आदमी के लिए v क्या थी? जीरो। और क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई मतलब एफएम भी क्या हो गई उसके लिए? जीरो। ये वाली बात समझ भी आ रही है आपको? एफएम अगर जीरो हो गई तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या था? कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि डेविएशन तो इसे दिख रहा था। इसको क्या दिख रहा था? डेविएशन तो दिख रहा था। इसने बोला कि यार आनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, पर क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, पर डेविएशन दिख रहा है। पर क्या दिख रहा है? अब डेविएशन दिखा तो ये कौन लाया? तो आदमी बोला मेरे लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। आदमी क्या बोला? मेरे लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। असली में क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। असली में क्या थी? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। असली में दिस इज अ वेरी हाई लेवल कंसेप्ट अपने आप में, ये जो लॉरेंट्ज फोर्स का जो फंडा होता है। पर आइंस्टीन ने यही बात बोली कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपस में कैसी होती है? इंटर कन्वर्टिबल। और जो लॉरेंट्ज फोर्स होती है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है, जबकि दोनों फोर्स इंडिविजुअली कैसी होती हैं? फ्रेम डिपेंडेंट। तो बहुत भारी बात थी अपने आप में। Fe भी फ्रेम डिपेंडेंट, Fm भी फ्रेम डिपेंडेंट, बट Fe प्लस Fm फ्रेम इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक बोला ये तो दूसरा बोला ये। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो इस तरह से जो है ना वो कहानी चल रही है। आदमी को डेविएशन दिखा, डेविएशन किसके कारण था? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। आदमी के लिए, आदमी के लिए तो Fm जीरो थी ना बेटा। इसने क्या बोला? कौन रहा होगा? ये डिफरेंस आता। कुछ समझ में आया है ना? तो अगर मैं लिखूं फॉर आदमी, तो आदमी ने क्या बोला? डेविएशन देखा। नाउ दिस डेविएशन इज ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ आया समझ में? नहीं समझ में आया? अरे पक्का? तो ये लिखने के बाद में लिख लो, मैंने ये लाइन लिखवा दी तुम्हें, Fe एंड Fm आर फ्रेम डिपेंडेंट। नहीं लिखवाई? तो ये लिखने के बाद में लिख लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बातें नहीं करनी, चुपचाप से लिखते रहो। तो बता, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि बेटा Fe और Fm जो है वो असली में कंपोनेंट्स हैं नेट फोर्स से? बोलते ही नहीं हो। Fe और Fm क्या है बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ
नेट फोर्स या लॉरेंट फोर्स। समझ में आ गई बात? लिख लो स्टार बना के। एफ ई एंड एफ एम और कंपोनेंट्स ऑफ नेट फोर्स या लॉरेंट फोर्स। एफ ई एंड एफ एम आर कंपोनेंट्स ऑफ नेट फोर्स या फिर लॉरेंट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो लिखो इसका देख लें। इन प्रेजेंस ऑफ बोथ ई एफ एंड एम एफ, in presence of both EF and MF, the following cases may be possible for a charged particles motion. In case both EF and MF are present, then the following cases may be possible. Then the following cases may be, कौन है? कोई नहीं। Then the following cases may be possible in case of a charged particles motion. In case of a charged particles motion. ठीक है बच्चों, और बनाते हैं इसमें क्या अपन लोग, केस 1। तो बताओ केस 1 में हम लोगों ने पता है क्या किया? हम लोगों ने B and E both are in the same direction. नोट करते रहे। E and B both are in the same direction। अब बता, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा? E भी इधर है और B भी इधर है। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या होगा जल्दी बोल। मान ले कोई पार्टिकल था Q, M और मैं उसको रिलीज कर दूं। क्या कर दूं? यहां से रिलीज। तो इसके साथ में क्या होगा? कहां जाएगा? अरे FM तो 0, इनिशियली FM क्या है? तो क्या है? QE तो है। QE लगेगी, यस और नो? ये ले भाई, QE लग गई। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, पर QE लगने के कारण क्या बेटा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी? अच्छा बता, अब मैग्नेटिक फील्ड आएगी, यस और नो? आएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो थी सही, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी। पर फोर्स किसी काम की है क्या? क्योंकि जिधर फोर्स है क्या उधर ही वेलोसिटी है, तो वो किसी काम की। समझ में आ गया? तो लिख लो, वेलोसिटी इसकी बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी या कांस्टेंट रहेगी? बढ़ती रहेगी। अरे QE लग रहा है ना, तो एक्सेलरेशन होगा ना QE बाय m का। एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा इसमें? QE बाय m। तो लिख लीजिए इसमें, द पार्टिकल परफॉर्म्स स्ट्रेट लाइन मोशन। पार्टिकल परफॉर्म्स स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, बढ़ती रहेगी ना बेटा। QE हमेशा एक्सेलरेशन है ना, तो वेलोसिटी बढ़ाएगा नहीं, वो क्या करेगा? हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो तेरे को किसी t टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है तो सीधे v इक्वल्स टू u प्लस at निकाल सकता है। डिस्टेंस निकालनी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगा सकता है। सब वैलिड है। ठीक है, ऑल द फॉर्मूलाज आर वैलिड। क्वेश्चन भी वैसे ही बनते होंगे, सोच के देख, है ना? तो ऑल इक्वेशंस आर वैलिड। कौन सी वाली? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। FM हमेशा क्या रहेगा इस पे? 0। FM क्यों हमेशा 0 रहेगा? डायरेक्शन जो है वो B की डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। थीटा 0 मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। अब इसी का मैंने नेक्स्ट केस क्या बना लिया? केस 2 मत बना, इसको केस 1 ही रख। E और B सेम डायरेक्शन में। इसी का B पार्ट बना लो। B पार्ट जब बनाया ना मैंने, तो हमने E और B को तो सेम ही डायरेक्शन में रखा। बस कहानी थोड़ी सी ये चेंज कर दी कि पार्टिकल को वेलोसिटी देके छोड़ दी। वेलोसिटी v0 से छोड़ा, Q, M। जल्दी बोल, अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है बोल? E और B इधर ही है बेटा वापस। मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो है, पर फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी, फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि V की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन सेम है। तो FM वापस से क्या है बेटा यहाँ पे? 0।
पर क्या क्यू लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि क्यू लगेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या बेटा बढ़ती रहेगी। वेरी गुड, तो इट विल मूव विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इस बार u की वैल्यू कितनी है? v0, बस इतना सा फर्क। एक्सेलरेशन कितना बेटा? वही q/m, तो इट विल ऑलवेज मूव विद अ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो इट विल मूव विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अगेन बोथ केसेस आर सेम, करीब करीब है ना। इसमें भी हम लोग क्या बोल रहे थे? मूव विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यहां भी क्या बोल रहे हैं? मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। प्रॉब्लम कहां आती है फिर? भाई दो केस तो हो गए अपने सीधे सीधे, फिर प्रॉब्लमेटिक केस कौन सा था? जब अपन ने कैसे फेंक दिया इसको? परपेंडिकुलर फेंक दिया। अब सोच परपेंडिकुलर फेंकूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या? ऐसे फेंक दिया, क्यू कॉमा है, सोच के तो देख क्या होगा। क्यू ही कहां लगेगी? ई और बी सेम डायरेक्शन, क्यू ही कहां लगेगी? बोल ही नहीं रहे। अबे क्यू ही तो इधर ही लगेगी, उसकी डायरेक्शन थोड़ी ना बदल जाएगी। पर इस बार एफ एम भी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वी आई ऊपर परपेंडिकुलर टू बी हो गई। वी क्या हो गई इस केस में? परपेंडिकुलर टू बी। अब वी अगर बी के परपेंडिकुलर है तो एफ एम आएगा, यस और नो? वी इधर तो अंदर। जादू वापस देखो तो सही, हो रहा है कि नहीं? अंदर की तरफ हो रहा है कि बाहर की तरफ हो रहा है? ना अंदर ना बाहर, राइट हैंड साइड में ऐसे ऐसे घूम रहे ना, यहां से शुरू होके ऐसे अंदर से। नजर नहीं आया? आ गया सबको? इस बार पर पिच की वैल्यू कांस्टेंट है क्या? हाँ, एक्स में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। ध्यान दो भाई, चलो ये ऐसे घूम गया तो अपने को पता है, पर सोच के देख मैं जो डायग्राम बना रहा हूं वो सही है क्या? ये सही है क्या? क्यों? क्या एक्स में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है? वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो इन दैट केस क्या बेटा? पिच भी बढ़ती जाएगी। अब की बार पिच जो है वो कांस्टेंट, विच इज नॉट कांस्टेंट, विच इज नॉट कांस्टेंट। ये वाली डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देख, ये अगर बेटा P1 है तो ये क्या होगी? P2, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगी? P3, ये क्या हो जाएगी? P4, अगली बढ़ती रहेगी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि P4 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1? तुम्हें समझ थोड़ी आ रहा है ये सब? आ रहा है? पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि x में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है? हाँ, अब मैं तेरे से बोलूं P1 P2 की वैल्यू निकाल, तो निकाल लेगा? आ जाएगी वैल्यू? और क्या आ ही जाएगी। वेलोसिटी पता है ना तुम्हें, तो वेलोसिटी निकालते रहो। टाइम तुम्हें पता ही है, टाइम कैसे निकालोगे? 2πm/qb, टाइम तो वही रहेगा 2πm/qb, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब अपन P1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ AT², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो 0 है ना। वेलोसिटी x डायरेक्शन में इनिशियली क्या है? तो P1 कितना आएगा? हाफ AT² आएगा कि नहीं? और P2 कितना आएगा? UT प्लस हाफ AT²। P1 अगर हाफ AT² होगा तो P2 कितना होगा? UT प्लस हाफ AT², क्योंकि अब U x डायरेक्शन में आ चुकी होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? QE/m into T। What will be the value of V1? U plus A T1। बोलो होगी कि नहीं? What is U? 0। What is A? QE/m। What is T1? 2πm/qb। समझ ही नहीं आया? अब ये V1 जो है ना, ये P2 के लिए U1 है, P2 के लिए क्या है? ये
इसके लिए नहीं आया समझ में? पक्का आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं जितने भी निकालें। हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद में अगले वाले का हाफ ए टी स्क्वायर करना पड़ेगा फिर, है ना, फिर नई यू आ जाएगी। समझ गए? अब उसको पता है सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इतना अपन लोग मेहनत नहीं करते। अपन लोग क्या करते हैं, सीधे टाइम जो है ना वो डबल कर देते हैं दूसरी तरफ का। भाई 2πm/qb का ही तो डबल टाइम आएगा, तो यहां से लेके यहां तक का निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक का निकाल लेते हैं, इनको आपस में घटा देते हैं। भाई यहां से यहां तक का निकाल ले, यहां से यहां तक का निकाल ले, इनको आपस में घटा दे। तो तेरे को क्या यू की वैल्यू डालनी नहीं पड़ती सेकंड केस में, जैसे काइनेमेटिक्स में करते थे ना, उसी तरह से डायरेक्ट हो जाता है। तो इसमें लिख लेना इंक्रीजिंग मोशन विद इंक्रीजिंग पिच, मोशन विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ। पाथ कैसी है बच्चों? ये हेलिक्स। और जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इंक्रीजिंग पिच के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सभी की हालत खराब लग रही है। अरे भाई पक्का श्योर हो? अगला सर, हाँ मैं तो बना के जा रहा हूं। अगली क्लास में आओगे नहीं ना बेटा, इसलिए। क्या हुआ? अच्छा लौट के तो आओगे ऐसा? जल्दी से सुन लो, 1 मिनट की बात है, नौटंकी मत कर। ई परपेंडिकुलर टू बी, ई क्या है बेटा? बी क्या है? ई और बी मजे की बात जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ बेटा केस 2 ही तो लिखा है मैंने, देख क्या हो गया, क्या नहीं दिखा तेरे को? जल्दी बोल, यही लिखा है ना? तो बेटा ई और बी जब आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। इसको इधर बना, तो इन दैट केस पता है क्या होता है? इस तरह की बात होती है, इसको अपन लोग बोलते हैं साइक्लॉइड। क्या बोलते हैं अपन? मजे की बात एक और लिख रहा हूं यहां पे, बस ऐसे ही बताना था मुझे, इसीलिए मैंने बता दिया है ना। टेंशन मत लेना, बस पता होना चाहिए। साइक्लॉइड मतलब वही वाली बात जो तुम बचपन में पढ़ते थे ना। कहाँ पढ़ते थे? रोटेशनल याद है? हाँ, बॉल टप्पा खाती है, नहीं वो अलग है बेटा, बॉल टप्पा नहीं है, मैंने बोला रोटेशनल। रोटेशनल में टायर घूमता था, याद है? टायर का जो पॉइंट होता था वो जो पॉइंट है वो साइक्लॉइड कर रहा होता है। ठीक है?